आमतौर पर लोग चीजें जैसी हैं उसी के आदी हो जाते हैं और बदलाव की सोच से भी कांपते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को एक क्रांतिकारी विचारधारा से परिवर्तित करने की जरूरत है। ये लाइनें कही थी अपनी एक एक सांस इस देश के नाम करने वाले शहीद भगत सिंह। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म सन 1907 को ग्राम बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माताजी का नाम था विद्यावती। भगत सिंह के चाचा एक बड़े क्रांतिकारी थे, जिस कारण से भगत सिंह में बचपन से ही देशभक्ति की प्रबल भावना थी। एक बार भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेतों में गए, जहां पर उनके पिताजी मजदूरों के साथ में निराई गुड़ाई का काम कर रहे थे। तभी बालक भगत सिंह ने कुछ लकड़ियां उठाई और जमीन में रोप दी। पिताजी ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तभी बालक भगत सिंह ने जवाब दिया, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि इन बंदूकों का उपयोग मैं अंग्रेजों के खिलाफ कर सकूं, क्योंकि वे हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। मात्र 10-11 वर्ष की आयु में भगत सिंह का चिंतन इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि मात्र प्रार्थना करने से यह समाज सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक बार की घटना है जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा की घोषणा होती है। यह स्थान चारों ओर से मकानों से घिरा हुआ है और अंदर जाने के लिए केवल एकमात्र सकरा रास्ता है। सभा में 20,000 से ज्यादा लोग एकत्रित थे। तभी जनरल ओ डायर वहां पर प्रवेश करते हैं। डायर के साथ में 100 सशस्त्र भारतीय सिपाही और 50 अंग्रेज सिपाही होते हैं। सभा में एक वक्ता भाषण देता है और बाकी के सारे लोग उस भाषण को बैठ करके शांति से सुनते हैं। तभी जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश दे देता है। गोलियां भारतीय सिपाहियों द्वारा चलाई जाती है, जबकि अंग्रेज सिपाही उनके पीछे खड़े होते हैं। गोलियां तब तक चलाई जाती है जब तक कि कारतूस समाप्त नहीं हो जाते। कुल 1600 राउंड फायर किए जाते हैं। निर्दोष और निहत्थी जनता इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं मिलती। चारों तरफ लाशों का ढेर बिछ जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर स्थित एक कुएं में कूद पड़ते हैं। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस विभत्स घटना के समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की आयु के थे। अगले ही दिन भगत सिंह अपने घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन वे स्कूल नहीं पहुंचते हैं। वे बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अमृतसर। अमृतसर पहुंच करके जलियांवाला बाग जाकर के भगत सिंह निर्दोष और निहत्थी जनता के खून से लथपथ मिट्टी उठाते हैं और अपने माथे से लगाते हैं और थोड़ी सी मिट्टी एक बोतल में भर करके घर लौटते हैं और कसम खाते हैं कि इस हत्या का बदला मैं अंग्रेजों से लेकर के रहूंगा। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया था। वे असहयोग आंदोलन के माध्यम से स्वदेशी का प्रचार प्रसार और विदेशी का बहिष्कार करते थे। वे अपने मित्रों की टोली बना करके घर घर जा करके विदेशी वस्त्र मांग कर लाते, धूमधाम से उनका जुलूस निकालते और किसी चौराहे पर जाकर के उनकी होली जलाते। आज चाइना हमारे खिलाफ कितने खतरनाक षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन फिर भी हमसे चाइना का सामान छूटता तक नहीं है। अरे सीखो कुछ उस 14 वर्ष के बालक से। सन 1923 को भगत सिंह के घर में उनके विवाह की चर्चा होने लगी। एक दिन उसी क्षेत्र के एक बड़े जमींदार अपने बहन के लिए भगत सिंह को देखने के लिए आते हैं और सगाई की तारीख तक तय कर चले जाते हैं। अब भगत सिंह सोचते हैं कि घर पर रुकने का मतलब है विवाह के चक्कर में फंसना, और एक दिन भगत सिंह अपने पिताजी के नाम लेटर लिख करके घर छोड़कर चले जाते हैं। आगे चलकर भगत सिंह कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। एक बार पुलिस ने उन्हें दशहरा बम कांड का आरोपी बना करके गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। लेकिन वास्तव में इस बम कांड का आरोपी कोई और था। भगत सिंह तो इस बम कांड को अमानवीय कहकर के उसकी निंदा करते थे। हुआ क्या कि किसी के भी पास पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे, जिस कारण से भगत सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस जमानत की चर्चा दूर दूर तक के होने लगी, क्योंकि उस जमानत की रकम थी 60,000 रुपए। सोचिए जरा,
आज से 100 वर्ष पहले 60,000 रुपयों की कीमत कितनी हो। 8 नवंबर 1927 को हमारे देश में साइमन कमीशन पास होने वाला था। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था क्योंकि भारतीयों को इस पर कतई भरोसा नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और भगत सिंह उस रैली में सबसे आगे आगे चल रहे थे। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट जनता पर लाठीचार्ज का आदेश दे देते थे, जिसके कारण लाला जी को अपनी छाती और कंधे पर इतनी गहरी चोटें आती हैं कि कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु के ठीक पहले लाला जी एक जोरदार भाषण देते हैं, जिस भाषण में वे कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत पर आखिरी कील का काम करेगी। क्योंकि स्कॉट ने जनता पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिस कारण से भगत सिंह ने लाला जी के दल के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना स्कॉट को गोलियों का निशाना बनाया जाए। लाला जी की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और राजगोपाल जा पहुंचे पुलिस स्टेशन। दोपहर बाद राज अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने जस्ट पुलिस स्टेशन के सामने खड़े रहे, जबकि भगत सिंह और राजगुरु दफ्तर के सामने कहीं छिप करके खड़े थे। राजगोपाल ने देखा कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, जबकि वे वास्तव में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स थे। राजगोपाल ने इशारा किया, तभी राजगुरु ने तुरंत पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और सॉन्डर्स अपनी मोटरसाइकिल सहित वहां पर गिर जाते हैं। तभी भगत सिंह बाहर निकल करके आते हैं और सॉन्डर्स पर 5 फायर करते हैं, जिस कारण से सॉन्डर ऑन द स्पॉट दम तोड़ देते हैं। गोलियों की आवाज सुन करके कुछ पुलिस वाले बाहर आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और भगत सिंह और राजगुरु को वहां से भागने का आदेश दे देते हैं। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता कि यह काम किया किसने। लेकिन अगले ही दिन सुबह जनता और पुलिस के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, जब जगह जगह दीवारों पर अंग्रेजी में छपे हुए कुछ पोस्टर चिपके हुए मिलते हैं। पोस्टर में लिखा था कि सॉन्डर्स की मृत्यु से लाला जी की हत्या का बदला ले लिया जा चुका है। आज जनता ने देख लिया कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है, वे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा सकती है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है, ताकि कोई भी व्यक्ति लाहौर से निकल करके बाहर न जा सके। लेकिन फेक नाम से एक छोटा सा फर्स्ट क्लास का केबिन लाहौर से कलकत्ता के लिए बुक कराया जाता है। एक नौजवान अपने सिर पर तिरछा हेट लगाए, खड़ी कॉलर का ओवरकोट पहने, अपना सीधा हाथ ओवरकोट की जेब में और उंगलियां पिस्टल के ट्रिगर पर टिकाए और अपने उल्टे हाथ की ओर सुंदर सी पत्नी को लेकर के और पीछे एक नौकर को लेकर के प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चलते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं अपने केबिन में और पहुंच जाते हैं कलकत्ता। ये नौजवान थे भगत सिंह और उनकी पत्नी के रूप में थी दुर्गा भाभी, जो कि एक क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, जो कि स्वयं एक क्रांतिकारी दल की सदस्य रह चुकी थी, और नौकर के रूप में उनके साथ थे राजगुरु। जब भगत सिंह कलकत्ता पहुंचते हैं तो वहां पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चलता है। भगत सिंह स्थिति का गहराई से अध्ययन करते हैं और यह पाते हैं कि कांग्रेस पहले तो पूर्ण स्वराज्य चाहती थी, लेकिन अब वह अपने औपनिवेशिक स्वराज्य के निर्णय से भी काफी पीछे आ गई है। भगत सिंह व्याकुल हो उठे और सोचने लगे कि क्या करें, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। भगत सिंह के दिमाग में एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी की तस्वीर चल रही थी, जिन्होंने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था। उनका नाम था वेला। तो भगत सिंह ने सोचा, क्यों ना वेला की तरह हम दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में भी बम फेंके। लेकिन उन्हें सही मौके का इंतजार था। संयोगवश भगत सिंह को यह मौका बहुत जल्दी मिल गया। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश होने वाले थे। पहला था जन सुरक्षा बिल, दूसरा था औद्योगिक विवाद बिल। पहले बिल का मकसद था इस देश में चल रहे नौजवानों के आंदोलनों को कुचलना, और दूसरे बिल का मकसद था इस देश में रह रहे मजदूरों को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखना। भगत सिंह ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पूरे देश में इस बिल का विरोध होगा, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार इस बिल को जबरदस्ती पास करवा लेगी।
भगत सिंह ने सोचा कि जब वायसराय द्वारा इन बिलों को पास करने की घोषणा असेंबली में की जाएगी, ठीक उसी समय बम फेंका जाए। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में चले जाते हैं और जैसे ही वायसराय द्वारा इन बिलों को अपने विशेष अधिकार से पास करने की घोषणा होने ही वाली होती है कि जल्दी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और कागज में लिपटा हुआ बम भगत सिंह फेंक देते हैं। धमाका इतना जोर से होता है कि लोगों के कान के पर्दे तक हिल जाते हैं। तुरंत ही भगत सिंह जल्दी से दूसरा बम फेंकते हैं जो जनता के रहे सहे होश भी उड़ा देता है। जब बमों को फटने के बाद धुआं असेंबली से छटने लगता है तब पूरा हॉल खाली होता है और अपने स्थान पर केवल 2 लोग खड़े होते हैं, पहले भगत सिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त। दोनों छत की तरफ हाथ करके पिस्टल से 2 गोलियां चलाते हैं और जोरदार नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के पास इतना समय बचता है कि वो चाहे तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बम कांड के मुकदमे में बचाव का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि भगत सिंह अपने विचारों को जनता तक पहुंचा करके जनमानस में क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन शीघ्र ही पुलिस को सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हाथ होने की जानकारी प्राप्त होती है, जिस कारण तीनों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है और तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, लेकिन जनरोष से डरी हुई अंग्रेजी सरकार ने 23 मार्च 1931 को ही तीनों वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी। 23 मार्च की शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहलाया जाता है, जिसके पश्चात तीनों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जल्लाद के पास भेजने से पहले तीनों के वजन नापे जाते हैं, जो कि देश के खातिर कुर्बान होने की खुशी में पहले से अधिक था। तीनों वीरों को फांसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छाएं पूछी जाती हैं, तो तीनों एक ही स्वर में एक साथ जवाब देते हैं कि हम तीनों एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। और तीनों फांसी के फंदे के सामने एक दूसरे से इस प्रकार गले मिले जैसे मानो नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। नमन है ऐसे वीरों को।